दोस्तों, स्वागत है आप अपने लॉ परिवार लॉजी बाई रोहित में। मैं रोहित शर्मा आपको स्वागत करता हूं आपके लॉ परिवार में। जैसा कि हम अभी जो आपका पिछला वीडियो था उसमें हम अभी कुछ केस डिस्कस किए थे 2020-21 के। वो हमारा फर्स्ट पार्ट था, उसका मैं सेकंड पार्ट आज जो आपसे बोला था मैंने कि 2021-22 के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके केसेस होंगे वो आपके यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए समय के साथ पैटर्न बदलता जा रहा है यूपीजे का। जो पिछला पैटर्न था उससे कुछ हटके हैं, अब नए केसेस ही पूछे जा रहे हैं। और कभी कभी आपकी मेरिट जो होती है वो 2-3 नंबर से रह जाती है, और वो इसी वजह से रह जाती है कि आपके जो नए केसेस होते हैं उसकी हमको जानकारी नहीं होती। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला केस है कौशिक चटर्जी बनाम हरियाणा राज्य 2020 का केस है ये। कौशिक चटर्जी हरियाणा 2020, ठीक है। इस मामले में क्या था कि इस मामले ये था, जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने ये बोला था इस मामले में कि जैसे आप सीआरपीसी का सेक्शन 406 पढ़ते हैं तो उसमें एक पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में मतलब मामला ट्रांसफ़र करने के, हस्तांतरण करने की। मान लीजिए आपके दिल्ली में कोई केस चल रहा है, आपको बिहार में कोई केस वो ट्रांसफ़र करवाना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट में वो पहले वहाँ पर आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट 406 के अंतर्गत उस मामले को ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है ना। तो इस मामले में क्या बोला गया था, लेकिन उसमें एक चीज़ और थी कि जब मामला ट्रांसफ़र होता है तो उसके लिए आपके जो भी मतलब कार्रवाई, साक्ष्य, एविडेंस जो भी हैं, साक्षी की परीक्षा, अभियुक्त की परीक्षा, एग्जामिनेशन या जो भी है वो हो जाना चाहिए, उसी के बाद वो केस ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है ना। तो इस मामले में क्या था कि जब मामला ट्रांसफ़र करने के लिए एप्लीकेशन डाली गई तो वहाँ पे जो एविडेंस थे वो पूरे इकट्ठे नहीं हुए थे, मतलब कि पूरा पेश नहीं हुए थे, अभी मतलब एविडेंस दिए ही जा रहे थे। इसी बीच में जो पक्षकार होता है वो उस मामले में एप्लीकेशन डालता है कि मामले को अदर स्टेट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ठीक है ना। हरियाणा का मामला था, ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया था, वो हरियाणा में उस मामले को ट्रांसफ़र करवाना चाह रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये बोला था इस मामले में, आपकी लाइन में इसका पूरा जजमेंट बताते हैं कि साक्ष्य इकट्ठा होने से पहले, यानी कि एविडेंस को पूरा इकट्ठा होने से पहले सिर्फ क्षेत्राधिकार की कमी के आधार पर आपराधिक मामलों को धारा 406 के तहत ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। सिर्फ अभी आपके साक्ष्य इकट्ठा नहीं हुए हैं, एविडेंस अभी पूरे नहीं हुए हैं और आप सिर्फ क्षेत्राधिकार के ऊपर ही मामले को ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं तो मामला ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। ये किस मामले में बोला गया, ये कौशिक चटर्जी बनाम हरियाणा राज्य है। तो ये सीआरपीसी 406 से संबंधित है मामला, ठीक। आपका जो नेक्स्ट केस है वो था अधर्म रंजित रेड्डी बनाम तेलंगाना राज्य 2021। ये 2021 का मामला है, अधर्म रंजित रेड्डी बनाम तेलंगाना राज्य। तो इस मामले में क्या था, इस मामले में कहता कि आप जैसे रेस जुडिकाटा पढ़ते हैं ना, रेस जुडिकाटा मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि किसी मामले के संज्ञान पर रोक लगाना, है ना। मान लीजिए कोई मामला एक न्यायालय में विचाराधीन है और वहाँ से उसका गुण दोष के आधार पर सुनने को उसका मामले का निस्तारण कर दिया गया है और आपने वही मामला उन्हीं बाद पक्षकारों के बीच में दोबारा डाला तो उसका जो विचारण होता है मतलब कार्रवाई वो नहीं हो सकती। रेस जुडिकेटा उसको रोक देता है वहाँ पर, जिसके बारे में आप पढ़ते हैं धारा 11 सीपीसी के अंतर्गत और साक्ष्य अधिनियम यानी एविडेंस की धारा 40 के अंतर्गत, है ना। तो ये दोनों किसी के बारे में प्रावधान करती हैं। तो यहाँ पे एक बात आई थी कि इस मामले में हम यहाँ पढ़ते हैं कि ये मामले जो रेस जुडिकाटा जो लागू होता है वो मामलों पर लागू होता है, ठीक है ना। तो इस मामले में एक प्रश्न उठाता है कि यह एफआईआर की मतलब जो जमानत दी जाती है, एप्लीकेशन बेल के लिए जो एप्लीकेशन देते हैं, क्या उसके ऊपर भी ये लागू होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ साफ ग्रहण कर दिया कि जो आपका रेस जुडिकेटा होता है वो जमानत के संबंध में लागू नहीं होता, यानी जमानत के लिए जो आवेदन दिए जाते हैं उसमें वो लागू नहीं होता। लेकिन उसने एक यहाँ पे निर्देश और दे दिया कि जब आपकी कोई जमानत खारिज कर दी जाती है, ठीक है, और कोई आपके पास मतलब अच्छा साक्ष्य नहीं है या कोई नई परिस्थिति नहीं है, ठीक है ना, तो बार बार जमानत का जो आवेदन दिया जाता है ना वो एक बुरी मिसाल पैदा करता है न्यायपालिका के ऊपर, ठीक है ना। बिना आधार के, बिना उसके बाद 1 से 2 बार खारिज कर देने के बाद
उन्हीं आधारों पर बेल के लिए दोबारा एप्लीकेशन देना वो बुरी मिसाल पैदा करेगा न्यायपालिका के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन रेस जजुडिकेटा यहाँ पे लागू नहीं होता है, ठीक। तो ये आपका बेल के ऊपर था, ठीक है ना। जमानत में आपका जो यानी प्रांगण न्याय का नियम जो होता है वो यहाँ पे लागू नहीं हो, किस में नहीं होगा, वो बेल की एप्लीकेशन पे, ठीक है ना। आपका जो नेक्स्ट केस था वो था कॉलिंस बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य है। ये केस बहुत चर्चा में रहा। इसमें क्या था कि जब आपको बेल लेनी पड़ती है कोर्ट से तो आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है, ठीक। सिक्योरिटी किसकी होनी चाहिए? जिसकी एक समाज में साख हो, है ना, यानी क्रेडिट हो जिसका, वही प्रतिभूति देगा, यानी कि सिक्योरिटी देगा, ठीक है। अब इसमें क्या था, जो मिस्टर कॉलिंस था ये विदेशी था, और विदेशी था, इसके द्वारा कुछ अपराध हो जाता है। अपराध कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल हाई कोर्ट ने इसको बेल देने से क्या कर दिया, मना कर दिया कि आप विदेशी हैं, आपकी यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं दे रहा है, ठीक है ना। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये बोला कि ऐसे मामलों में जमानत दी जा सकती है जहाँ कोई आरोपी विदेशी नागरिक है, और वह धारा 439 CRPC, वहीं यहाँ पर आप पढ़ते हैं CRPC के अंतर्गत वहाँ पर अधिकार दिया गया है हाई कोर्ट और उसके लिए सेशन कोर्ट के लिए जमानत के मामले में, बेल को खारिज करने के बारे में, बेल देने के मामले में, ठीक है ना। तो उसमें बोल दिया गया कि ऐसे मामले में जमानत दी जा सकती है जहाँ कोई आरोपी विदेशी नागरिक है, ठीक है ना, और वह अपने जमानत के संदर्भ में सिक्योरिटी नहीं दे सकता है, तो उसको 439 के अंतर्गत बेल प्रदान की जा सकती है, ठीक है ना। मतलब 439 के अंदर ये पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई विदेशी अपनी सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा है, ठीक है ना। ये नियम किस पर लागू हो? सिर्फ ये विदेशी पे लागू होगा, ठीक है ना। तो ये भी केस CRPC हिसाब से संबंधित था, ठीक। नेक्स्ट जो केस था आपका वो था अनवर अली बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 2020। ये 2020 का मामला था अनवर अली का। तो इसमें मामले में क्या था अनवर अली वाले में मामला ये था कि आप जब एविडेंस पढ़ते हैं तो एविडेंस में आप 3 चीज़ पढ़ते हैं। साक्ष्य जो होते हैं, है ना, सुसंगत साक्ष्य, विवादक साक्ष्य, विवादक तथ्य, सुसंगत तथ्य, ठीक है ना। लेकिन मैं एक नई चीज़ और पढ़ते हैं आप, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, जिसके बारे में एविडेंस में प्रावधान नहीं दिया गया है, वो सिर्फ कोर्ट के आदेश के मामले के आधार पर दिखाया गया है, ठीक है ना। लेकिन आप जब परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें ये बताया गया है कि जब भी किसी मामले को साबित करने के लिए कोई तथ्य नहीं मिल पाता है, ठीक है ना, तो कुछ परिस्थितियों का सहारा लेना पड़ता है। जिनको परिस्थितियों का सहारा लेने पर हमें मालूम पड़ता है कि वास्तव में कोई घटना घटी है, तो उसी को परिस्थितिजन्य साक्ष्य कहते हैं ना। हाँ, मतलब किसी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट लागू करने वाली तथ्य को ही परिस्थितिजन्य साक्ष्य कहते हैं। लेकिन उसमें एक नियम बताया गया था। इसमें एक मामले में केस और आया था, केस था उसका नाम 1984 केस था, अभी केस मुझको याद नहीं आ रहा है। शरद बिरदी चंद वाला केस जो था, शरद बिरदी चंद जो केस था 1984 वाला, उसमें मामले में बोल दिया गया था जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य जो होता है, उस मामले में जब हम परिस्थिति की ओर ध्यान देते हैं तो उसमें अभियुक्त के मतलब दोषी होने के सिवाय और कोई मतलब तथ्य नहीं निकलना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें क्या बोला गया, इस मामले में भी यही बोल दिया गया कि जब हम परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी भी मामले में हेतु होता है मोटिव, यानी कि मतलब किसी के पास कोई कार्य करने का हेतु जो होता है, ठीक है ना, और हेतु की अनुपस्थिति है, ठीक है ना, और वो अनुपस्थिति किसके पक्ष में जा रही है, वो अभियुक्त के पक्ष में जा रही है, तो अभियुक्त वहाँ बचाव का उसको फायदा मिलेगा। अगर परिस्थितिजन्य साक्ष्य में हेतु यानी कि मोटिव है और मोटिव जा रहा है किसके सीजन में, उसके खिलाफ जा रहा है, अभियुक्त के खिलाफ, कि उसके पास कोई हेतु नहीं है, तो उसका लाभ किसको मिलेगा, अभियुक्त को मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये मामला कहाँ गया, एविडेंस के मामले में, कि हेतु का लाभ किसको मिलेगा, अभियुक्त को मिलेगा, ठीक है ना। जो आपका नेक्स्ट केस है वो सतपाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2021। जो ये सतपाल सिंह वाला मामला है, इस मामले में आपने जो खुशहाल राव का जो मामला था एविडेंस के अंतर्गत मृत्युकालिक कथन से संबंधित, तो उस मामले में क्या था कि उसमें यह था
कि मृत्युकालिक कथन की एक मतलब वो बताई थी, निश्चयता जैसी होती है ना, हर मामले में वो सुसंगत तथ्य है और सक्षम साक्ष्य होगा, ठीक है ना, बस उसकी वैल्यू मतलब बताई गई थी मामले की। तो इस मामले में क्या था, इस मामले में ये था कि जो मृत्युकालिक कथन जब किया गया था, ठीक, यानी कि ये 32(1) एविडेंस से संबंधित है। तो इस मामले में क्या था कि सत्यपाल सिंह वर्सेस हरियाणा मामले के राज्य में जब मृत्युकालिक कथन किया गया था, ठीक है ना, तो मृत्युकालिक कथन हॉस्पिटल में परिवार वालों की उपस्थिति में किया गया था, ठीक है। तो अभियुक्त ने इसमें ऐसा बोला था कि ये मृत्युकालिक कथन है, ये मान्य नहीं होगा। तो कोर्ट ने पूछा क्यों मान्य नहीं होगा। उसने बोला कि जो पीड़ित ने मृत्युकालिक कथन जो दिया है वो अपने परिवार की स्थिति में दिया है, उपस्थिति में, ठीक है, तो इसलिए मान्य नहीं होगा, क्योंकि उसने जो भी कथन दिया है वो परिवार के दबाव में आकर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया जो एक लाइन में ये था कि मृत्युकालिक कथन पीड़ित द्वारा जब दिया जाता है जब उसका वहाँ परिवार उपस्थित है, तो उसके परिवार के उपस्थित होने से उस कथन की निश्चयता पर या जो उसकी सच्चाई होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका वही साक्ष्य मतलब उसका वही महत्व होगा जो खुशहाल राव ब्रिटिश बॉम्बे राज्य के मामले में बताया गया था, ठीक है ना। तो इसकी यहाँ पे मतलब एक बता दी गई। नेक्स्ट के जाते हैं, बैदुर रहमान बनाम जम्मू कश्मीर राज्य जो टेरिटरी है हमारी, ये 2022 का केस है, ठीक। वहीदुर रहमान के मामले में क्या था, इसमें ये मामले में ये था कि जैसे आप पढ़ते हैं सेक्शन 207, 208 CRPC, जिसमें बताया गया है कि जब ट्रायल होता है पुलिस रिपोर्ट पर संशोधित पढ़े होंगे कि आप पुलिस रिपोर्ट पर संशोधित वारंट मामले की प्रक्रिया चलती है जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट समक्ष उपस्थित होता है, ठीक है ना। तो पहले मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट पहले यह करेगा कि जो भी FIR हैं, 164 के बयान हैं या कुछ भी हुआ है, ठीक है ना, तो उससे संबंधित जितने भी मतलब वो है मतलब कागज़ हैं उनकी प्रतिलिपि अभियुक्त को उपलब्ध कराएगा, किस लिए कि वो अपना सही तरह से विचारण कर सके, ठीक है ना। तो इस मामले में ये बोला गया कि जो संरक्षित साक्षी होता है, जो अपना विचारण कर रहा है, जो अपना बचाव कर रहा है, ठीक है ना, 207 के अंतर्गत या धारा 208 के अंतर्गत वो प्रतिलिपि में जो मांग करेगा वो एक अधिकार स्वरूप कर सकता है, ठीक है ना। हाँ, जैसे अभी हम तक अब तक पढ़ रहे आ रहे थे कि मजिस्ट्रेट पहले इस चीज़ का अनुपालन होना देखेगा कि हुआ नहीं हुआ, ठीक है ना। और ये बता दिए अभियुक्त के एक तरह से अधिकार भी है कि वो 207 और 208 के अंतर्गत अपनी प्रतिलिपियों को मांग सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट केस जो है आपका वो है सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य है, ये भी 2022 का केस है आपका, ठीक। सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में क्या था, इसमें भी वही बात आई 439 वाली, यानी कि बेल के बारे में, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया कि मान लीजिए जो कैदी होते हैं, चाहे वो कितने भी संज्ञेय अपराध किया उन्होंने, 302 का हो या 376 का कोई भी अपराध है, और वो जेल में मतलब कंटिन्यूटी पूरा 10 साल की सज़ा भोग चुका है, ठीक है ना, 10 साल उसके बीत चुके हैं कोर्ट मतलब जेल में, उसको बीच में भी ना कोई पैरोल मिली है ना कोई जमानत मिली है, ठीक है। और उसके खिलाफ उसने कोई अपील डाली है, और मान लीजिए उसने कोई मामले में अपील डाली है, ठीक है ना, और अपील की कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है, मतलब अपील की सुनवाई होने में बहुत देरी लग रही है, बहुत ज़्यादा लग रही है, ठीक है ना। अब वो कंटिन्यू 10 साल उसको जेल में पड़े हो गए हैं, तो उसको 439 के तहत यानी CRPC 439 के तहत जमानत दी जा सकती है। किस मामले में बोल दिया गया, सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में बोल दिया गया, ठीक है ना। इसके बाद जो मामला आता है आपका वो है शैलेंद्र कुमार बनाम झारखंड का। जो शैलेंद्र कुमार बनाम झारखंड का जो राज्य मतलब शैलेंद्र कुमार बनाम झारखंड 2022, इस मामले में क्या था, जैसे कि आप अभी एक केस पढ़े थे पीछे, अभी उसका आर्टिकल 21 पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसमें एक केस पढ़े थे आप, कौन सा, सेवी में नाम कर्नाटक राज्य है, ये 2010 का मामला था।
तो इस मामले में क्या बोला गया था कि 3 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने ये मामला सुनाया था। इसमें ये बोला गया था कि जो 2 फिंगर टेस्ट होते हैं, ठीक है ना, 2 फिंगरिंग टेस्ट हुआ या ब्रेन मैपिंग हुआ या नार्कोटिक्स टेस्ट हुआ, ठीक है ना, ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो मानव का जीवन होता है ना, उसके खिलाफ होते हैं ये, ठीक है ना, उसके जीवन जीने के अधिकार को छीनते हैं, उसके एकांकता का उल्लंघन करते हैं और उसका जो प्राइवेट मतलब जो उसका निजता का उल्लंघन होता है उसका उल्लंघन भी करते हैं ये मामले, ठीक है ना। ये सिल्वी बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में बोला गया था। इसी से संबंधित ये केस है, शैलेंद्र कुमार बनाम झारखंड राज्य 2022 का केस। तो इस केस में क्या था कि जो हमें बताया गया था 2 फिंगरिंग टेस्ट, ठीक है ना, जो 2 फिंगर के टेस्ट था आपका, इस मामले में इसको बैन कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 2 फिंगर के लिए और जो वैज्ञानिक तकनीकी हैं, जैसे आज नई नई किट चल रही है मार्केट में, या दवाइयाँ हैं, गोलियाँ हैं और कुछ भी चीज़ें, उनके द्वारा इसकी जांच की जाए, ना कि इसके लिए 2 फिंगरिंग टेस्ट किया जाए, क्योंकि ये एक तरह से आपका निजता का उल्लंघन है। और ये जो पीड़िता होती है, 2 फिंगरिंग टेस्ट उसको उसी स्थिति में दोबारा ले जाता है जिस स्थिति में से वो आई होती है, ठीक है ना। एक तरह से ये घिनौना कार्य है, तो इस पर रोक लगाई गई और बदला गया कि जो भी साइंस के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी उनके आधार पर ये चीज़ें करी जाएं, ठीक है। अब इसी के पर एक कॉन्स्टिट्यूशन का केस था, एक था ये आपका ये गजानन बनाम महाराष्ट्र राज्य। ये मामला आपका संबंधित है 2021 का मामला है। जैसा कि आप संविधान में पढ़ते हैं आपके प्रिंसिपल ड्यूटीज़ में, मतलब नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 39 यानी 39, ठीक है ना, उसका जो आपका 39D है उसमें पढ़ते हैं समान वेतन का अधिकार, ठीक है ना। उसका जो लीडिंग केस था रणधीर सिंह बनाम बम्बई राज्य, उसके मामले में आप पढ़े थे कि इसको एक मूलाधिकार का मतलब दर्जा दे दिया गया है। जब देख लोगों को जो समान वेतन नहीं मिलता है तो उसके लिए वो पिटीशन दाखिल कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी में एक दिशा निर्देश जारी कर दिए दोबारा, कौन से मामले में, गजानन बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में 39D में वही बात दोबारा दोहरा दी गई, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, यानी कि आपका प्रिंसिपल ड्यूटी से संबंधित है, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट केस है वो है देवीना शर्मा बनाम दिल्ली राज्य 2022। जो देवीना शर्मा बनाम दिल्ली राज्य 2022 का जो मामला है 2022 का मामला है, ठीक है ना। इस मामले में क्या था, इस मामले में ये था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, थोड़ा इसको गौर दीजिएगा, ठीक है ना। ये जिसकी एग्जाम की परीक्षा आप लोग कर रहे हैं उससे संबंधित ये मामला था, ठीक है ना। जैसे कि आप जानते हैं एचजीएस की परीक्षा हम कितनी उम्र के बाद दे सकते हैं, 35 साल की उम्र के बाद, ठीक है ना। तो इसमें एक पिटीशन दाखिल हुई थी, तो उसमें क्या था, एज के ऊपर बात आई थी कि एचजीएस जो एडीजे की परीक्षा होती है तो उसको हम 35 से पहले दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इस मामले में साफ साफ एक लाइन का आपको निर्णय बताता हूँ, उसे आता है क्या कि एडीजे परीक्षा नहीं, एचजीएस की परीक्षा देने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होना आवश्यक है और यही वैध है। इसके सिवाय आप कुछ भी जानते हैं उसके लिए कोई भी औपचारिकता नहीं देखी जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें जो एचजीएस जो होता है उसके लिए 35 वर्ष की उम्र ज़रूरी है, ठीक है ना। इस मामले में लागू कर दिया गया देवीना शर्मा बनाम दिल्ली राज्य 2022 के मामले में, ठीक। नेक्स्ट केस आपका है होटल प्रिया बनाम महाराष्ट्र राज्य 2022। होटल प्रिया का जो मामला था, इस मामले में क्या था कि आपका जो एक तरह से आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के ऊपर ये बात करता है, ठीक है ना, मन लिंग के आधार पर भेदभाव। इसमें ये बताया गया कि जो महाराष्ट्र में जो आपके डांस बार होते हैं, ठीक है, और उसमें जो डांसर होती हैं, ठीक है ना, उनको वहाँ पर डांस करने से रोका नहीं जा सकता और उनको रोका जाएगा तो वो एक लिंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव होगा, ठीक है ना, और आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन होगा, इसलिए उनको नहीं रोका जा सकता। तो आपका ये केस जो जाता है वो जाता है आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन, ठीक है, मतलब लिंग के आधार पर भेदभाव, ठीक है ना। नेक्स्ट केस जो आपका है वो जनरल सिंह बनाम राजस्थान राज्य 2022। जनरल सिंह बनाम
पंजाब राज्य 2022, जनरल सिंह पंजाब राज्य 2022 का मामला क्या था? इस मामले में ये था कि आप अभी पीछे पढ़ते जब आप संविधान पढ़ते हैं तो संविधान में आर्टिकल 16 पढ़ते हैं। आर्टिकल 16 के अंतर्गत 16(4)A है, ठीक है ना, जो बोलता है कि पदोन्नति में आरक्षण, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों, है ना, अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आरक्षण बताया गया है आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत, तो उसमें क्या किया था, 2000 में एक संवैधानिक संशोधन करके आर्टिकल 16(4)A मतलब 16(4)A जोड़ दिया गया था, ठीक है ना। तो उस मामले में क्या बोला गया था कि प्रतिष्ठा के आधार पर भी आपको आरक्षण पदोन्नति में दिया जा सकता है, ठीक है ना, वो फर्स्ट केस था। तो उसमें क्या था कि जो पदोन्नति में आरक्षण के मामले में 4A जोड़ा गया था आपका 2000 में, वो आपका शायद कौन सा संशोधन था, शायद वो था आपका 81 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2004 के मतलब 2000 के द्वारा आर्टिकल 16(4)A जोड़ा गया था, ठीक है ना, कि SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण मिल सकता है, ठीक है ना। उसी से संबंध आपका ये मामला है जनरल सिंह बनाम पंजाब राज्य, ठीक है ना। इसमें भी SC और जो ST होते हैं उनको आपके प्रमोशन के ऊपर, ठीक है ना, जो आरक्षण का उस पर कुछ दिशा निर्देश जारी कर दिए गए, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। SC/ST को प्रमोशन के मामले में दिशा निर्देश जनरल सिंह और पंजाब राज्य के मामले में दोबारा जारी किए गए आपके, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट केस है वो सत्येंद्र कुमार बनाम CBI 2022 का केस है आपका ये, ठीक है। सत्येंद्र कुमार CBI का मामला था। इस मामले में क्या था देखिए, अभी हम जब आप गिरफ्तारी पढ़ते हैं CRPC 46 के अंतर्गत यानी 46, ठीक है ना, और आर्टिकल 21 पढ़ते हैं। आर्टिकल 21 बोला था किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। मतलब विधि में जो प्रक्रिया बताई गई है उसी से उसको गिरफ्तार किया जा सकता है या कुछ किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। और 46 जो आपका CRPC का 46 सेक्शन है उसमें भी कुछ दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे। एक केस आया था क्रिश्चियन कम्युनिटी बनाम महाराष्ट्र राज्य, उसमें बता दिया गया था अनावश्यक गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और अभी हम पिछले क्लास में एक केस और पढ़ाए थे सचिन सैनी वाला उत्तर प्रदेश राज्य को, उसमें ही बताया गया, ठीक है ना, कि गिरफ्तारी जब ही करी जानी चाहिए जब आवश्यक हो। सिर्फ इसलिए नहीं करी जानी चाहिए कि पुलिस वाला समझता हो कि यह मेरे लिए विधि युक्त है, मुझे करनी चाहिए, ठीक है ना। वही से संबंधित सत्येंद्र कुमार CBI वाला मामला 2022 का है। इसमें यह बता दिया गया कि जो अनावश्यक गिरफ्तारी होती है बिना मतलब के, सिर्फ अपने आप को दर्शाने के लिए पुलिस वाला जैसे कर लेता है आपको, ठीक है ना, या रिमांड को रोकने के लिए, जैसे मान लीजिए रिमांड मांग रहे हैं, ठीक है ना, तो वो जो अनावश्यक जो गिरफ्तारी होती है वो क्या होती है, वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन होती है, ठीक है ना। बेवजह आपको गिरफ्तार कर लिया, कोई मतलब नहीं है, चाहे बिना गिरफ्तारी के मामले का अन्वेषण कर सकता था या पूछताछ कर सकता था, और उसके बिना आपको गिरफ्तार कर रहा है तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रहा है। ये सत्येंद्र कुमार बनाम CBI 2022 के मामले में बोल दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट केस आता है आपका भोला कुमार छत्तीसगढ़ राज्य 2022, ये भी 2022 का केस है आपका, ठीक है। भोला कुमार के मामले में क्या था, चलिए, भोला कुमार के मामले में ये था कि मान लीजिए आपकी या तो सज़ा पूरी हो गई है, ठीक है, या आपको बेल मिल गई है। आपको बेल मिलने के बाद या आपकी सज़ा पूरे होने के बाद भी आपको हिरासत में रखा जाता है, ठीक है ना, तो आर्टिकल 21 का क्या होता है, उल्लंघन होता है, पहला। दूसरा, या तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, पहला तो आप ये कर सकते हैं कि उस पर सदोष परिरोध यानी कि 340 के अंतर्गत उसमें मुकदमा दर्ज करा सकते हैं IPC के अंतर्गत, ठीक है, ये प्रतिकर की मांग कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका जो लीडिंग केस था, आपने लीडिंग केस कभी सुना हो तो एक रुदल सिंह का मामला था, रुदल सिंह वर्सेस बिहार, ठीक है ना। इसमें मामले में क्या था, रुदल सिंह वाले में यह था कि रुदल सिंह को बेल जो मिल गई थी, मतलब उनकी बेल मिलने जमानत होने के बाद बावजूद भी, सज़ा पूरी होने के बावजूद भी क्या हुआ था, उनको 5 साल और एक्स्ट्रा जेल में रखा गया, ठीक। तो उनके खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट होती है 32 आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो डाली करती है,
वो डाली गई थी, उनको छुड़ाया गया था, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको 50,000 रुपये का प्रतिकर भी यहाँ दिलाया था, यानी कि रेमडी दिलाई थी, ठीक है ना। ये उसका लीडिंग केस था। उसी के संबंधित ये भोला कुमार छत्तीसगढ़ राज्य का मामला है। इसमें बोला गया कि किसी व्यक्ति जमानत होने के बाद या उसकी सज़ा पूरी होने के बाद उसको हिरासत में रखा जाता है, तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन तो होता ही होता है। और जो अभियुक्त जो परिस्थितियों में रखा जाता है वो IPC की धारा 340 के अंतर्गत सदोष परिरोध का उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा सकता है, ठीक है ना। और जो टॉर्ट होता है उसके अंतर्गत वो मिथ्या कारावास के लिए, ठीक है ना, क्या प्रतिकर की मांग भी कर सकता है, ठीक है ना। एक आदमी को अधिकार पुलिस वालों के खिलाफ बता दिए गए, ठीक। आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट केस है जनहित अभियान बनाम भारत संघ 2022, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, आपने सुना भी हो, अखबार में, सुर्खियों में, टीवी में, सब में रहा, ठीक है ना सर। लगता है 2022 का सबसे ज़्यादा चर्चित केस यही था, ठीक है ना, जो संबंधित किससे था, 103 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ठीक है ना, यानी कि EWS से संबंधित ये मामला था। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इस मामले को सुनाया था 3-2 की वजह से, 3-2 के अनुपात से मामला सुनाया गया था। जो आपके जस्टिस थे वो विपक्ष में थे और जो 3 जजेस थे वो पक्ष में थे, ठीक है ना। तो उसमें क्या था, जो 10% जो आरक्षण था उसको 3-2 के अनुपात से, ठीक है ना। आपके ये पूछ सकता है कितने जजों ने कितने के अनुपात से केस को सुनाया, ठीक है ना। तो 3-2 के जजमेंट से ये बताया कि तो 10% जो आरक्षण होता है वो वैध है, ठीक है। जस्टिस जो यूयू ललित थे आपके, उदय उमेश ललित, उन्होंने इसको लीड किया था केस को, ठीक है ना। जनहित अभियान बनाम भारत संघ 2022 का मामला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, इसको ध्यान रखिएगा। 103 और जो 103 में संविधान संशोधन नियम है, ये बिल कौन से नंबर का था, बिल भी पूछ लेता है, ठीक है ना। तो ये 124वां संशोधन बिल था, ठीक है ना। तो ये आपके पूरा केस संबंधित हो गए। देखिए आपके एविडेंस, CRPC और आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान संबंधित 2021-22 के जो भी इंपॉर्टेंट मामले थे, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ से अगर आपका 2 से 1 केस भी आता है और यहाँ से अभी आ जाता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और नया केस अगर आप मेंस के एग्जाम में कहीं डाल देते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और देखिए आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट केस होंगे हो सकता है एक वीडियो में और नेक्स्ट में हम लेके आएँ, ठीक है ना। तो इन केसों को अपना पढ़ते रहिएगा। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।